उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। विवेकानंद जी की इन पंक्तियों के साथ प्यारे बच्चों आज का हमारा पाठ शुरू करते हैं, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यह पाठ संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन स्मरण। स्मरण का मतलब होता है याद या स्मृति, यानी कि संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता ही संस्मरण को क्या बनाती है, महत्वपूर्ण बनाती है। अब यह संस्मरण लिखा गया है फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को लेकर, जो कि लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, यानी कि हमारे इस पाठ के लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सबसे पहले हम हमारे लेखक के संक्षिप्त रूप से इनका परिचय जान लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ है 1927 ईस्वी में, बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है और इनका निधन हुआ है 1983 ईस्वी में। इनकी रचनाओं की हम बात करें तो काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, कुआनो नदी, खूंटियों पर टंगे लोग, जो कि इनके काव्य संग्रह है, और खूंटियों पर टंगे लोग पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल इनके उपन्यास है। इसके अलावा इन्होंने चर्चे और चरखे नाम से एक स्तंभ लिखा है, जो कि दिनमान, जिसके ये उपसंपादक भी रहे हैं, उस पत्रिका में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ लेखक परिचय संक्षिप्त रूप से। इसके बाद अब हमारे पाठ पे आ जाते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को कहा गया है। फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की हम बात करें तो सबसे पहले इनका जन्म हुआ है यूरोप महाद्वीप के बेल्जियम देश के रेम्सचेपल शहर में 1909 ईस्वी में, यानी इनका जीवन काल है 1909 से लेकर 1982 ईस्वी। इनका जन्म तो रेम्सचेपल शहर में हुआ है, यानी इनकी जन्मभूमि रेम्सचेपल शहर है, जबकि इनकी कर्मभूमि भारतीय भूमि ही है। फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व की बात करें तो इनका बाहरी व्यक्तित्व जो कि दिखाई देता है, यानी इनकी वेशभूषा, ठीक है। तो उनके व्यक्तित्व की बात करें तो उनका गोरा रंग, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, उनकी नीली आंखें और हमेशा बाहें लगाने को वे आतुर रहते थे। इसके अलावा वे पादरी जैसा सफ़ेद चोगा भी पहनते थे। तो ये बाहरी व्यक्तित्व की बात हुई। अब उनके हम आंतरिक या अंतरंग व्यक्तित्व की बात करें तो उनका व्यक्तित्व स्नेहमय व्यक्तित्व, अपनत्वपूर्ण व्यक्तित्व था। वे सभी से करुणापूर्ण व्यवहार करते थे। सभी के लिए उनके हृदय में करुणा, स्नेह, वात्सल्य भरा हुआ था। अब हम बात करते हैं फादर परिमल के सदस्य के रूप में। तो सबसे पहले हम परिमल की बात करते हैं कि परिमल है क्या चीज़। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक काव्य लिखा है परिमल। उसी से ही प्रेरणा लेकर 1944 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय के साहित्यिक अभिरुचि रखने वाले कुछ युवकों ने परिमल समूह की स्थापना की। इसमें अखिल भारतीय स्तर की गोष्ठियाँ आयोजित की जाती थी, जिसमें निबंध, कहानी, उपन्यास को लेकर खुली आलोचना, बहस की जाती थी। और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो इलाहाबाद में ही है। तो इसके सदस्य के रूप में फादर कामिल बुल्के और जो भी लेखक साहित्यकार थे वो इसके सदस्य के रूप में थे। एक तरह से पारिवारिक सदस्य के रूप में ही सब बंधे हुए थे, और जिनमें सबसे बुजुर्ग कौन थे? फादर कामिल बुल्के ही थे। फादर कामिल बुल्के सबके साथ हंसी मजाक में भी भाग लेते थे और गोष्ठियों में भी क्या करते थे? चर्चा करते थे। इसके अलावा किसी के परिवार में कोई संस्कार या उत्सव होता था तो उसमें बड़े भाई या पुरोहित की तरह भी वे क्या करते थे? भाग लेते थे और उनकी रचनाओं पर सुझाव और राय भी देते थे। हम बात करते हैं फादर कामिल बुल्के के पारिवारिक जीवन के बारे में। तो उनका परिवार था कहाँ पर? रेम्सचेपल शहर में उनका परिवार था। उनकी माताजी थी, पिताजी थे, 2 भाई थे, 1 बहन थी। और लेखक कहते हैं कि उनकी माँ की यादों में खोए हुए मैंने उन्हें अनेक बार देखा है, और माँ की चिट्ठियाँ उनके पास अक्सर आती रहती थी और वे उन चिट्ठियों को किसे दिखाते थे? उनके अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। इसके अलावा उनके पिताजी और भाई, जिनमें से एक भाई पादरी और एक भाई जो कि परिवार भी रखता था। इसके अलावा उनकी बहन जो कि सख्त जिद्दी थी, उसकी शादी की चिंता करते हुए फादर कामिल बुल्के को लेखक ने अनेक बार देखा है। तो हम कह सकते हैं कि फादर का पारिवारिक जीवन था, लेकिन उनके मन में क्या इच्छा हुई? सन्यासी बनने की इच्छा हुई। तो वे सन्यासी बनने के लिए पादरी के पास चले गए। तब वहाँ उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊँगा। वहाँ क्या शर्त रखी? कि मैं भारत जाऊँगा। और सन्यास लेकर वे कहाँ आ गए? भारत आ गए। लेकिन भारत में बस जाने के बाद भी
वे अपने परिवार से मिलने 2-3 बार कहाँ गए, रेम्सेपल शहर गए थे। अब हम देखते हैं भारत में आने के बाद उनकी शिक्षा और दीक्षा कैसे हुई। तो भारत में आने के बाद उन्होंने जेसुइट संघ में 2 साल पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई की। इसके अलावा दार्जिलिंग में रहकर 9-10 साल उन्होंने पढ़ाई की और इलाहाबाद से उन्होंने बीए किया, कलकत्ता से उन्होंने बीए किया और इलाहाबाद से हिंदी में एमए किया। इसके अलावा उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से 1950 में रामकथा उत्पत्ति विकास पर शोध कार्य भी किया। उनकी हम साहित्यिक रचनाओं की बात करें तो उन्होंने शोध कार्य किया है। इसके अलावा एक मात्रलिंक नाम के साहित्यकार हुए हैं जिनके प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया है। इन्होंने अंग्रेजी हिंदी प्रमाणिक शब्दकोश भी तैयार किया है। इसके अलावा इन्होंने बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका हिंदी प्रेम अत्यधिक था या अगाध था। हिंदी प्रेम की बात करें तो वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी बने थे। उनका हिंदी के प्रति अगाध प्रेम था। वे जहाँ भी उनको मंच मिलता था उस मंच से हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमेशा तत्पर दिखाई देते थे और हर मंच पर इस तकलीफ को वो बयां भी करते थे। इसके लिए अकाट्य तर्क भी देते थे कि हिंदी को क्या होना चाहिए, राष्ट्रभाषा होना चाहिए। उन्हें हमेशा इस बात का दुख होता था कि हिंदी भाषी लोग ही हिंदी की क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के हिंदी से अगाध प्रेम करते थे। वे भारतीय संस्कृति और हिंदी से अगाध प्रेम करते थे। अब हम बात करें कि फादर का लेखक और उसके परिवार से क्या जुड़ाव है। तो फादर का लेखक से अंतरंग संबंध है, ऐसा लेखक ने स्वयं कहा है। बात करें हम कि फादर जब भी इलाहाबाद में होते थे तब भी लेखक से मिलते थे और जब वे दिल्ली आते थे तो समय निकालकर चाहे कैसा भी मौसम हो वे लेखक से ज़रूर मिलते थे। तो हम कह सकते हैं कि उनका अंतरंग संबंध था। इसके अलावा जब लेखक के पुत्र का अन्नप्राशन संस्कार हुआ, अन्नप्राशन संस्कार का मतलब है कि बच्चे के मुख में पहली बार अन्न डालना, तो यह भी किसके द्वारा किया गया था, यह भी फादर कामिल बुल्के के द्वारा ही किया गया था। जब लेखक के पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई तो लेखक को उनकी यादों में खोए हुए या दुखी होते हुए देखा गया, तो फादर कामिल बुल्के ने अपने सांत्वना भरे शब्दों से लेखक को असीम शांति दी थी। तो हम कह सकते हैं कि फादर का लेखक और उसके परिवार से असीम जुड़ाव था या अंतरंग जुड़ाव था। फादर की मृत्यु और अंतिम संस्कार, लेखक ने पाठ के शुरुआती पंक्तियों में ही एक मर्ममय या हम कह सकते हैं मार्मिक पंक्तियों में कहा है कि उन्हें जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था, कि जिनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत रहते थे, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु जहर के विधान से क्यों हुई। तो उनकी मृत्यु किससे हुई है, जहरवाद, जो कि एक गैंग्रीन रोग है जिसमें एक फोड़ा हो जाता है जो अत्यंत कष्ट साध्य होता है, अत्यंत कष्ट देने वाला होता है और जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो फादर की मृत्यु गैंग्रीन रोग से हुई है और उनका अंतिम संस्कार किया गया दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में। उनका अंतिम संस्कार मसीही विधि से किया गया। मसीही विधि का मतलब है क्रिश्चियन विधि, जिसमें मसीही प्रार्थना भी की गई। और जिन्होंने अंतिम संस्कार किया वे थे रांची के फादर पास्कल तोयना, जिन्होंने फादर कामिल बुल्के के अंतिम संस्कार में उनके जीवन और कर्म को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं और ऐसे रत्न धरती से और पैदा हो। यानी कि फादर ने जो कि फादर तोयना जो थे उन्होंने फादर कामिल बुल्के को क्या कहा है, एक प्रकार से रत्न कहा है। तो हम कह सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के एक करुणापूर्ण अपनत्वपूर्ण व्यवहार सभी से रखते थे, जिससे मिलते थे उससे अपना रिश्ता हमेशा निभाते थे, तोड़ते नहीं थे। और लेखक ने कहा है कि 10 साल बाद भी उसकी गंध हमेशा बनी रहती थी। सबके सुख दुख में जिससे वे मिलते थे उसके सुख दुख में हमेशा साथी रहते थे। तो इस पाठ से हम कह सकते हैं, संक्षिप्त रूप से हमने ये पाठ कंप्लीट किया। तो इस पाठ से हमें क्या संदेश मिला, इस पाठ से हमें संदेश मिला कि हमें भी फादर कामिल बुल्के की तरह मानवतापूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिए, सभी के प्रति करुणापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हमें अपनी हिंदी भाषा यानी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा को और भारतीय संस्कृति को सदैव प्रेम करना चाहिए और सबके सुख दुख का साथी बनना चाहिए।